नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिलचस्प कहानी। एक डाल अनेक तार। उस सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, मोहन की आवाज़ हल्की हल्की लेकिन तीखे स्वर में आ रही थी, मानो वह किसी को समझा रहा था, पर वह समझाना डांट जैसे ही लग रहा था। उसके शब्दों में अजीब कठोरता थी, जैसे अदालत में कोई वकील अपने तर्क रख रहा हो और सामने वाला आरोपी हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं है? मैंने कितनी बार कहा है, पहले बच्चों का नाश्ता तैयार करो, फिर घर का काम देखो। ये कोई ढंग है? और हाँ, दूध फिर उबल कर गिर गया, मैंने देखा है। मैंने करवट बदलते हुए खिड़की से झांका। धूप का रंग अभी दूधिया था, हवा में सुबह की ठंडक थी, लेकिन मोहन की आवाज़ उस ठंडक को चीरती पूरे आंगन में फैल रही थी। जिस महिला से वह बात कर रहा था, उसके शब्द सुनाई तो नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदाज से साफ था कि वह चुपचाप उसकी बातें सुन रही है, जैसे कोई कंप्यूटर को निर्देश देता है और मशीन बिना सवाल किए काम किया करती है। सारे काम वही करती है, लेकिन श्रेय आदमी के खाते में ही जाता है। यह महिला थी सुमित्रा, मोहन की पत्नी। सुमित्रा जो सुबह 4 बजे उठकर घर के कामों में जुट जाया करती थी, जिसे अपनी थकान का हिसाब रखने का समय भी नहीं था। लेकिन उसकी मेहनत कभी बातचीत का हिस्सा नहीं बनती, केवल उसकी कमियां ही गिनी जाती थी। मैं मोहन का छोटा भाई राजेश हूँ। इन रिश्तों के बीच मेरी भूमिका एक मूक दर्शक के तौर पर ही रही, पर आज सुबह मुझे लगा कि इस घर के हर रिश्ते की धड़कन अलग अलग ताल में धड़क रही है। इस घर में 4 और कहानियां एक साथ बह रही थी। माँ अनामिका, उम्र ढल चुकी, लेकिन मन अभी भी बच्चों की चिंताओं में उलझा। बेटों की खुशहाली, बेटियों का भविष्य और इस घर की इज्जत, ये सब उसके मन की स्थायी चिंताएं थी। बहन सीमा, जिसकी शादी दूर एक कस्बे में हुई थी, लेकिन भाई बहनों के सुख दुख में आज भी उतनी ही डूबी रहती। बेटी रानी, मोहन और सुमित्रा की 12 साल की बेटी, जिसकी आंखों में सपनों की नमी और पिता की इज्जत बसी थी। पत्नी सुमित्रा, जो हर दिन घर के कामों में डूबी रहती, लेकिन उसके मन के भाव अक्सर किसी को दिखाई नहीं देते। मोहन अपने तर्क खत्म कर चुका था और आंगन में अखबार लेकर बैठ गया। सुमित्रा ने धीरे से दूध पतीले में डाला और बगल में रखी चायपत्ती की डिब्बी खोली। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे यह डांट अब उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई है। माँ अनामिका पास ही बैठी थी और वह सूत काट रही थी। उन्होंने एक बार सुमित्रा की तरफ देखा, फिर मोहन की तरफ देखा और चुपचाप सूत काटती रही। उनकी आंखों में वह पुरानी कहावत तैर रही थी, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। मैंने सोचा, इस घर में हर कोई अपने अपने तरीके से सोचता है, मतलब सीधा है, एक डाल अनेक तार, लेकिन एक दूसरे की सोच तक पहुंचने के लिए कोई पुल नहीं है। माँ के मन में ममता है, पर अक्सर वह बेटे की तरफ झुक जाती है। बहन सीमा की सोच में भाई के लिए गर्व और चिंता दोनों है। रानी के मन में पिता के लिए हीरो जैसी छवि है, लेकिन वह भी धीरे धीरे देख रही कि असलियत में तस्वीर धुंधली दिखाई देती है। और सुमित्रा, उसकी सोच शायद सबसे गहरी है। वह शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक भाषा है। मोहन अखबार में आंखें गड़ाए बैठा था, पर उसका मन शायद अभी भी उसी बहस में अटका था। चाय का पहला घूंट लेते ही हल्की खांसी की और बड़बड़ाए, चीनी फिर ज्यादा डाल दी, कब सुधरेगी? सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, वह रसोई में बर्तन धोने लग गई। माँ अनामिका ने मोहन की तरफ देखा, फिर सुमित्रा की तरफ, और मन ही मन में लंबी सांस ली। इसी बीच आंगन की दीवार के उस पार से ममता की आवाज आई, अरे बहू, बाल्टी देना, नल का पानी आ रहा है। सुमित्रा ने हाथ धोए, बाल्टी दी और मुस्कुराते हुए बोली, आज तो आप जल्दी उठ गई। ममता ने हंसते हुए कहा, जल्दी नहीं बहू, नींद ही उड़ गई।
रात में हमारे घर बिजली गुल हो गई, पंखा बंद, मच्छर चल। उनकी बातें सुनते सुनते अनामिका ने पूछा, और बहू, तुम्हारी बड़ी बिटिया का रिजल्ट कैसा रहा? ममता का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। पास तो हो गई पर नंबर ठीक नहीं है। अब सोचती हूँ कहीं ट्यूशन लगवा दूँ, पर खर्चा। मोहन ने अखबार से नज़र उतारी और आगे बढ़ते हुए कहा, पढ़ाई में खर्चा करने से मत डरना, यही असली निवेश है। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप मुस्कुराया। घर में दूसरों को सलाह देना और घर के अंदर उस सलाह पर चलना दोनों अलग है। इसी समय गली में रिक्शे की घंटी बजी। मैंने बाहर झाँक कर देखा, बहन सीमा आई थी। उसके हाथ में थैला और चेहरे पर हल्की थकान थी। मैंने पूछा, अरे सीमा, अचानक? वो मुस्कुराई, बस सोचा माँ को देख लूँ और हाँ, भाभी से भी मिल लूँ। माँ ने उसे गले लगाया। तू तो कह रही थी अगले महीने आएगी, सीमा ने धीरे से कहा। वो दरअसल मोहन भैया से कुछ बात करनी थी। मैंने गौर किया, सीमा की आंखों में कुछ अनकहा था, जैसे वह कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन सही वक्त का इंतजार। आंगन में रानी बैठी अपनी काफ़ी में चित्र बना रही थी। तभी पड़ोस का सोनू आया। रानी, चल खेलते हैं। रानी ने कहा, पहले होमवर्क करना है। पापा ने कहा, काम पहले, खेल बाद में। सोनू ने हंसकर कहा, तुम्हारे पापा तो स्कूल के मास्टर से भी ज़्यादा सख्त है। रानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्व भी था और एक हल्की झिझक भी, जैसे वह अपने पिता की छवि को बचाना चाहती हो, भले वह खुद उस शक्ति से परेशान हो। दोपहर का समय था। आंगन में नीम का पेड़ छाँव दे रहा था। माँ अनामिका दोपहर की चाय बना रही थी। सीमा ने धीरे से मुझे इशारा किया, राजेश, जरा इधर आना। मैं पास गया तो उसने धीमे स्वर में कहा, भैया, मैं दरअसल मोहन भैया से बात करने आई हूँ, लेकिन सही समय देख रही हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि भाभी को थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। मैंने पिछली बार देखा था, मोहन भैया उनका मजाक सबके सामने उड़ा रहे थे और भाभी चुप थी। जब सीमा मुझसे यह बात कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह इन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती थी। मैंने कहा, तुम सीधे भैया से कह दो। नहीं, सीधा कहने से बात बिगड़ सकती है। मैं सोच रही हूँ एक ऐसा बहाना बनाओ जिससे उन्हें खुद महसूस हो। इसी समय दीवार के उस पार से ममता की धीमी आवाज़ आई, अरे बहू, जरा सुनो। अनामिका रसोई से निकली और कहा, क्या हुआ दीदी? ममता ने आह भरकर कहा, कल से पानी की सप्लाई और कम कर दी गई है। मोहल्ले में सब कह रहे हैं पंचायत में शिकायत करो, लेकिन हमारे घर के लोग कहते हैं इस पचड़े में कौन जाए। मोहन, जो कि अभी अपनी मोटरसाइकिल से आया ही था, उसने कहा, ये काम पंचायत का है, तुम लोग क्यों परेशान हो? ममता बोली, अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो सुधार कैसे होगा? मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का असहज भाव था, जैसे वह इस बात से बचना चाहता हो। उस रात मैं छत पर टहल रहा था। नीचे आंगन में सुमित्रा कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी ही, पर आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता भी। मुझे लगा जैसे वह मन ही मन कुछ ठान चुकी है, लेकिन उसमें जो दृढ़ता थी वह जान पाना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह रानी मेरे पास आई और कहने लगी, पापा हमेशा माँ को डांटते क्यों है? मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे ऐसे ही, बड़े लोग कभी कभी ज़रा सख्त हो जाते हैं। रानी ने धीरे से कहा, पर माँ तो बहुत काम करती है, अगर पापा उनके साथ अच्छे बोले तो उन्हें अच्छा लगेगा ना? उसकी मासूमियत में एक सवाल भी था और शिकायत भी। उसी शाम गली में रखूक चाचा आए। रखूक चाचा मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्ति है, जो सभी के दुख सुख में मौजूद रहते हैं। वे मोहन के पास आकर बोले, बेटा, मोहल्ले में सफाई की हालत खराब है, सोच रहे हैं सब मिलकर सफाई अभियान करें। मोहन ने हल्की मुस्कान दी, अच्छी बात है,
पर मैं अभी व्यस्त हूँ। रकुब चाचा ने कहा, बेटा, समय किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है। समाज बदलना हो तो शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। यह बात सुनकर सुमित्रा ने रकुब चाचा की ओर देखा, जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। अगली सुबह मोहल्ले में कुछ ज़्यादा ही हलचल थी। गली में बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भरने की लाइन में खड़ी थी और मर्द अपनी अपनी नौकरी या दुकान के लिए निकल रहे थे। ममता लाइन में खड़ी खड़ी सुमित्रा से कह रही थी, बहू, कल मैंने पानी वाले मुद्दे पर मीना भाभी से बात की। वो भी कह रही थी कि अब चुप रहना ठीक नहीं। सुमित्रा ने बस कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वह मन ही मन इस एकजुटता को महसूस कर रही हो। दोपहर में सीमा ने रानी को बुलाकर कहा, तूने कभी अपनी माँ को कहानी सुनाई? रानी हंसी, माँ को? वो तो हमेशा काम में लगी रहती है। सीमा ने गंभीर होकर कहा, आज सुना कोई ऐसी कहानी जिसमें माँ हीरो हो। शाम को जब रानी ने पढ़ाई खत्म की तो वह माँ के पास बैठकर कहने लगी, माँ सुनो, एक थी वीरांगना जो अकेले अपने गांव को बचाती थी। सुमित्रा ने काम रोककर पहली बार उस दिन अपनी बेटी की आंखों में देखा। वह सुनती रही और शायद भीतर कई यह सोच रही थी कि यह कहानी किसी और के लिए नहीं, उसी के लिए सुनाई जा रही है। उसी शाम रकुब चाचा फिर आंगन में आए। बेटा मोहन, मोहल्ले में सफाई अभियान के लिए एक तारीख तय करनी है। सोच रहा हूँ इसे एक छोटे मेले की तरह करें, बच्चे औरतें सब शामिल हो। मोहन ने कहा, ये सब बातें ठीक है, लेकिन ऐसे मेले में काम से ज़्यादा दिखावा होता है। रकुब चाचा मुस्कुराए, दिखावा अगर अच्छे काम का हो तो बुरा क्या? और बेटा, समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों को आकर्षित करना होता है। यह सुनकर सीमा ने धीरे से कहा, भैया, अगर इसमें महिलाएं आगे रहे तो असर ज़्यादा होगा। मोहन ने भव्य सिकुड़ कर कहा, महिलाएं? इन्हें तो घर के काम से फुर्सत नहीं। सुमित्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सीमा की ओर देखा, जैसे समझ गई हो बात किस तरफ जा रही है। अगले दिन ममता ने मोहल्ले की औरतों को अपने घर बुलाया। देखो बहनों, पानी की समस्या हो, सफाई की हो या बच्चों की पढ़ाई की हो, अगर हम खुद खड़ी नहीं होगी तो कोई हमारे लिए नहीं करेगा। पंचायत में जाने से डरने का कोई मतलब नहीं है। सुमित्रा भी वहाँ बैठी थी। उसने पहली बार मोहल्ले की किसी बैठक में हिस्सा लिया था। वह ज़्यादा नहीं बोली, पर उसने देखा कि ममता, जिसके घर में मर्द है, कैसे खुद आगे बढ़ रही है। उस रात मोहन कुछ चुप चुप था। अखबार एक तरफ था और बस वह चाय पीते हुए खिड़की की ओर देख रहा था। मैंने हल्के से पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने धीमे से कहा, ममता को देख रहा था। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है ये? मैंने हंसकर कहा, शायद वहीं से जहाँ से किसी भी इंसान को मिलती है, ज़रूरत से। उस दिन गली में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। नल का पानी आने का समय बदल गया था और औरतें जल्दी जल्दी बर्तन लेकर लाइन में खड़ी थी। ममता, सुमित्रा, मीना भाभी सब अपने अपने मटके लेकर लाइन में थी। अचानक पानी की धार धीमी होने लगी। किसी ने कहा, अरे, ऊपर वाली गली में लोग पहले ही पाइप लगाकर पानी भर रहे हैं। हमारा नंबर आते तक मेन सप्लाई बंद हो जाएगी। आमतौर पर ऐसे समय में सुमित्रा चुपचाप पानी खत्म होते तक देखती रहती थी, लेकिन उस दिन उसने बाल्टी हाथ में से नीचे रखी और कहा, चलो ऊपर चलते हैं, जो पाइप लगाया है उसे हटवाते हैं। ममता ने उसकी तरफ देखा, तू चल रही है? सुमित्रा ने कहा, हाँ, पानी सबका है, कोई एक क्यों ले। 3-4 और भी औरतें उनके पीछे जाने लगी। ऊपर गली में जाने के बाद देखा, एक आदमी ने मोटा पाइप जोड़ रखा था और पानी अपने आंगन में ले जा रहा था। सुमित्रा ने बिना झिझक के कहा, भैया, ये सही नहीं है। सबका पानी है, सबको बराबर मिलना चाहिए।
वह आदमी हक्का बक्का रह गया। तुम औरतों क्यों बीच में पड़ रही हो? मर्द है ना इस काम के लिए। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, मर्द तभी आएंगे जब उनके पास वक्त होगा, लेकिन प्यास तो अभी है। यह सुनते ही बाकी औरतों ने भी आवाज़ उठाई। आदमी को पाइप हटाना पड़ा। पानी फिर से सबकी बाल्टियों में आने लगा। नीचे गली में आते समय ममता ने सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखा। आज तो तूने गजब कर दिया बहू, लगता है तेरे अंदर छुपी आग अब दिखने लगी है। शाम को जब मोहन घर लौटा तो गली में से 2-3 लोग उसे कहते हुए मिले, अरे आज आपकी बीबी ने तो पानी के लिए अच्छा कदम उठाया, पूरे मोहल्ले में चर्चा है। मोहन घर में आया, लेकिन उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, गर्व भी था और थोड़ी खीज भी। सुमित्रा से पूछा, तुम्हें किसने भेजा था ये सब करने? सुमित्रा ने कहा, किसी ने नहीं, लेकिन सही लगा तो कर दिया। मोहन चुप हो गया। शायद वह यह सोच रहा था कि अब तक जो औरत हमेशा उसकी डांट सहती रही, वह अचानक सामने वाले से कैसे तर्क से बात करने लगी। सीमा ने यह सब सुना और मन ही मन मुस्काई। उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था, वह भी बिना किसी टकराव के। हालात ऐसे बनने लगे थे कि सुमित्रा खुद बोलने शुरू कर देती थी। रात में रानी ने माँ से कहा, माँ आज आप तो वीरांगना जैसे लग रही थी, जैसे मेरी कहानी वाली। सुमित्रा ने बेटी को सीने से लगा लिया और पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें शर्म, डर या झिझक नहीं थी, बस आत्मविश्वास था। दूसरे दिन रानी ने स्कूल में पानी बचाओ पर एक छोटा सा भाषण दिया और शिक्षकों ने तारीफ की। घर आकर रानी ने कहा, माँ ये सब मैंने उसी दिन सीखा जब आपने पानी का पाइप हटवाया था। सुमित्रा ने गर्व से बेटी का माथा चूमा। एक शाम जब सुमित्रा मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी थी तो सामने वाली कमला ने बोली, अरे अब तू तो हर बात में आगे रहती है। कल बिजली का बिल ज़्यादा आया, उसमें भी आवाज़ उठा देना। सुमित्रा हंसी, देखेंगे, अगर सही लगेगा तो बोलेंगे। तभी मोहन घर से निकलते हुए यह बातें सुन लेता है और रुक जाता है। सुमित्रा, हर मामले में पढ़ना जरूरी नहीं, लोग बातें बनाते हैं। सुमित्रा ने शांत स्वर से कहा, लोग तो वैसे भी बातें बनाएंगे, लेकिन अगर हम सही है तो डर किसका? मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि इस बदलाव को पूरी तरह वह सहज नहीं ले रहा है। सीमा को पता था कि अब माहौल नाजुक है। एक तरफ सुमित्रा का बढ़ता आत्मविश्वास, दूसरी तरफ मोहन की चुप्पी और असहजता। उसने सोचा, अगर मैंने अब सही संतुलन नहीं रखा तो ये नया पौधा जड़ पकड़ने के पहले ही टूट जाएगा। मोहल्ले में एक पुराना हैंडपंप था जिसे मर्द ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि भारी था। इससे पानी निकालना औरतों का काम नहीं समझा जाता था। पिछले सप्ताह से वह हैंडपंप ढीला था और पानी गंदा निकल रहा था। मोहल्ले की मीटिंग बुलाई गई। मोहन भी गया, बाकी मर्द भी बैठे थे। सुमित्रा चुपचाप वहां पहुंच गई, सिर्फ सुनने के लिए। राजेश बोला, हैंडपंप की मरम्मत के लिए 500 रुपये लगेंगे, सब मर्द मिलकर दे देंगे। अन्य लोगों ने बोला, औरतों को कहने की जरूरत नहीं, उनके समझ का नहीं है ये। सुमित्रा से रहा नहीं गया और उसने सीधे कहा, अगर हम भी पानी का उपयोग करते हैं तो फैसला लेने का हक हमें भी हो। राजेश हंस पड़ा, भाभी ये लोहे का काम है, रसोई में बात करो, यहाँ नहीं। मोहल्ले में पहली बार किसी महिला ने मीटिंग में मर्द को ऐसा टोका था। सुमित्रा ने कहा, लोहे का काम हो या पानी का, ये मोहल्ले का मामला है और हम भी इस मोहल्ले के हैं। अगर हम पैसे देंगे तो मरम्मत किससे करवानी है ये हम भी तय करेंगे। कुछ मर्द आंखें घुमाने लगे, कुछ मुस्कुराए, लेकिन मोहन का चेहरा तना हुआ था, जैसे उसे डर हो कि यह बात अब घर के बाहर चर्चा बनेगी। अगले दिन चाय की दुकान पर यही चर्चा थी।
मोहन की बीवी तो खुलकर मर्दों के बीच बोलने लगी है, कल को चुनाव लड़ेगी शायद। घर लौटकर मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। सुमित्रा ने भी महसूस किया कि उसकी चुप्पी में सिर्फ नाराजगी नहीं, डर भी है कि कहीं यह बदलाव सामाजिक रिश्तों में दरार न डाल दे। सीमा ने रात को सुमित्रा से कहा, देख तू सही है, लेकिन तूफान अगर एकदम से आए तो घर की दीवार भी गिर सकती है। कभी कभी सही बात भी धीरे बोली जाती है ताकि असर गहरा हो। सुमित्रा ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में साफ था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। हैंडपंप वाली मीटिंग के बाद मोहल्ला दो हिस्सों में बढ़ गया था। कुछ लोग सुमित्रा के पक्ष में थे और कुछ लोग उसके खिलाफ। माहौल इतना गर्म था कि एक और बैठक बुलाई गई और अब बैठक खुले मैदान में बुलाई गई। राजेश ने कहा, हम यहाँ झगड़ा खत्म करने आए हैं, बढ़ाने नहीं। सुमित्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा मकसद कभी झगड़ना नहीं था, बस इतना कि मोहल्ले का हर काम मोहल्ले के हर आदमी और औरत की जिम्मेदारी है। सबको हैरानी तो तब हुई जब मोहन खड़ा हुआ और उसने कहा, शुरू में मुझे लगता था कि सुमित्रा का तरीका गलत है, लेकिन सोचा अगर औरत भी जिम्मेदारी लेगी तो हमारा बोझ आधा हो जाएगा। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी मोहल्ले के लिए सोचती है। बस मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बिना टकराव के फैसला ले। सुमित्रा की आंखों में हल्की नमी आ गई। अब बैठक के बाद मोहल्ला जैसे नए सिरे से सांस ले रहा था। पानी साफ था, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। रात को बरामदे में बैठी सुमित्रा अपने पिता से मोबाइल पर बात कर रही है। बाबा, आज पहली बार लगा कि हम औरतें भी अपनी आवाज़ रख सकती है और लोग सुन सकते हैं। उधर से मोहन आकर बोला, अरे अगली बार बड़ा छोटा कोई भी मुद्दा हो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। दोनों हंसते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।